बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 501 के आज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी ऑलरेडी सीरीज़ जो है वो मैंने बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये था कि व्यू प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस वजह से मैं दोबारा फिर सीरीज़ बना रहा हूँ। चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर है हमारे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम। सबसे पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन सेट होता क्या है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। किसी भी इक्वेशन के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। आगे है जी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। एक एक हमारे पास सिस्टम है, वो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कैसे है या क्या है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन को हम लिख सकते हो ax इज इक्वल टू 0। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि ax इज इक्वल टू बी आता था। मतलब बी हमारे पास अगर 0 हो जाए तो वो हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है, या होमोजीनियस लीनियर सिस्टम आ जाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू 0 वेयर a इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। मतलब कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है एंड 0 इज द 0 वेक्टर इन Rm। 0 जो है वो इटसेल्फ 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 वेक्टर होना चाहिए। अब जितनी एंट्रीज आपके पास m क्रॉस n की होंगी उतनी ही एंट्रीज का 0 होना चाहिए। मसलन अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आपके पास 0 जो है वो भी 2 वाला होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर आपके पास जी जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और आपने 0 सिंपल ले लिया, ऐसे नहीं। उतनी ही एंट्रीज का आपके पास होना चाहिए। आगे आ जाता है जी ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ अ होमोजीनियस इक्वेशन ax 0 is a trivial solution if the value of variables of the equation have 0 solution। इसको सिंपल सा आसान अल्फाज में आप समझ लें कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी इक्वेशंस हैं और उनका सॉल्यूशन जितने भी हैं वो 0 आ रहे हैं, तो वो आपके पास ट्रिवियल होंगे। नॉन ट्रिवियल में ये होता है इफ द वैल्यू ऑफ अननोन अदर देन 0 द सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास कोई भी इक्वेशन जो है, जो आपके पास उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है, उसकी जो जितने भी उसके अननोन्स हैं सारे 0 नहीं हो, कोई एक वैल्यू आ जाए, मसलन 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ओके, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। The homogeneous equation ax is equal to 0 has a non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर आपके पास कोई एक फ्री वेरिएबल आ जाता है और बाकियों की वैल्यूज निकल आती हैं, तो वो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। पीछे भी मैंने आपको नॉन ट्रिवियल की यही डेफिनेशन बताई है कि बाकियों का सॉल्यूशन हो, सारे 0 ना हो, ठीक है ना। तो कोई एक फ्री वेरिएबल हो जाए तो वो आपके पास नॉन ट्रिवियल हो जाता है सॉल्यूशन। इसको समझ ले। जब भी आपके पास ये, जैसे हमारे पास ये एक सॉल्यूशन सेट सिस्टम दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है, और अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये कैसे आपने इसको सॉल्व किया और इससे आपने कैसे फाइंड आउट किया।
हमारे पास जो इक्वेशंस थी, ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास, हमने इसको कंसिडर कर लेना है R1 रो 1, इसको R2, इसको R3, ठीक हो गया। ओके, अब हमने इसको इसी तरह ही R1 में हमने R1 की वैल्यू लिखनी है। जैसे कि ये हमारे पास X1 जो है उसका जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 3 है, 5 है और -4 है, ठीक है। इसी तरह ही R2 की वैल्यू हमने लिख ली ये वाली, और R3 की हमने ये वाली लिख ली। अब हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया है X, कोई एक मैट्रिक्स लिया है X, और X में हमने जो है लेट कर लिया कि हमारे पास X जो है वो X1, X2 और X3 है, और B जो है वो हमारे पास 0 0 0। अब वही बात जो मैंने पीछे आपको एक सॉल्यूशन बताया था, एक थ्योरम बताया था कि पिछली डेफिनेशन थी कि अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपके पास बी वेक्टर 0 वाला वेक्टर जो है वो भी 2 ऑर्डर का ही होगा, उसमें भी 2 रोज होंगी। इसी तरह ही अब अगर आपके पास ये 3x3 का आ गया, ये 3 रोज है 3 कॉलम है ना, तो आपके पास ये 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब हमने इन सब को इस फॉर्म में लिख दिया, AX इज इक्वल टू B। 9th से हम पढ़ के आ रहे हैं, ये हमारे पास A और ये हमारे पास X और ये हमारे पास B, ठीक है। ओके, अब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार मैं फिर आपको बता देता हूँ। करना क्या होता है, सिंपल सा काम होता है कि इस मैट्रिक्स को उठाते हैं, ये B वाले मैट्रिक्स को उठाते हैं और A वाले मैट्रिक्स में कुछ इस तरह करके हम लिख देते हैं। यहाँ पर सेंटर में लाइन लगा लो या स्पेस ज़्यादा दे दो, आपकी मर्जी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। फॉर सोल्यूशन सेट रॉ रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, अब हमने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कुछ ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर जो मैंने अप्लाई किए हुए थे। लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं ये ऑपरेशन आपने खुद देख लेने। ये एक ऑपरेशन है और ये दूसरा ऑपरेशन है। ये एक ही टाइम में मैंने दोनों ऑपरेशन लिख दिए हैं ताकि हमारा वक्त थोड़ा सा या पेज का थोड़ा ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। मतलब -1R1 हमारे पास जो रॉ 1 है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है और प्लस R2 कर देना, और R2 प्लस कर देना उसमें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ना मेरे से मिस्टेक हो गई है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना है। जिस रॉ के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है ना, उस रॉ को आपने हमेशा पहले लिखना होता है। मसलन आपने R2 के ऊपर, आप R2 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपने R2 को पहले लिखा -1R1, मतलब कि आपने R2 -1R1, मतलब आपने R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में उसके साथ ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं इस ऑपरेशन को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, मज़ीद रिवाइज हो जाए। ये देखें, हमारे पास R2 में हमने करना है ना, मतलब ये हमारे पास R2 है, इसमें हमने -R1 करना है। तो अगर हम -R1 करते हैं तो ये हमारे पास जो 3 है ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ये 5 जो है ये भी माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो माइनस का 4 है, ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, ये 3 और ये 3 कट गए आपस में, और पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, -3। तो यहाँ पर ये देखिए R2 में यही है 0 -3 और 0। ये कुछ ऑपरेशंस में मिस्टेक होगी होंगी, आप इनको वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये सारे मैंने ऑपरेशन करके इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, मतलब 1 0 -4/3 0 0 1 0 0 और 0 0 0 0। अब ये वाले मैट्रिक्स से हमने इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाएंगे ये देखें।
मैंने ये पीछे लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, अगर आपने गैप नहीं डाला तो आपको समझ आ रहा होगा। असल इशू पता क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लेक्चर को आज देखते हैं, एक लेक्चर को 2 हफ्ते बाद देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं समझ नहीं आती है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देखोगे तो फिर आपको समझ आना शुरू होगी। ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसी तरह ये x1 की वैल्यू है, ये x2, x3, x1, x2, x3। तो यहाँ पर मैं इक्वेशंस थोड़ी सी बना देता हूँ आपको, अगले पेज पे बनी हुई है। ये x1 की क्या इक्वेशन, x1 1 है ना इसका, प्लस 0x2 प्लस -4/3 x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह ही ये तो 0 हो गया ना, मतलब 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह ही ये थर्ड रो की ये सारे 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशंस को आपने जहन में रखना है। मैं आपको अगले पेज के ऊपर जाकर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये है जी, ये देखें हमारे पास आ गया जी x1 -4/3 x3 इज इक्वल टू 0 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। लेकिन हमारे पास जो x3 है ये हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, जबकि हमारे पास x3 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करता है ना हमारे पास, लेकिन वो सारा 0 0 हो गया है। तो इट इज़ क्लियर डैट x3 इज अ फ्री वेरिएबल। x3 जो है वो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है, और अगर हमारे पास कोई एक फ्री वेरिएबल आ गया है तो हम क्या उसको कहते हैं कि वो सोल्यूशन हमारे पास कौन सा होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली, ये जो है हमारे पास -4/3 इज इंटू x3 है, इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस हो गया, तो x1 इज इक्वल टू आ गया 4/3 x3। इसी तरह ही x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, और x3 हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, हमने फ्री वेरिएबल x3 को इज इक्वल टू x3 ही रख लिया है, x3 को इक्वल टू x3 ही रख लिया है। हमने x वाला मैट्रिक्स लिया, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू को हमने x1 के सामने रख दिया, x2 की वैल्यू को x2 के, और x3 की वैल्यू को x3 के। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 0x3 कैसे आया है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 0x3 कैसे आया है। यहाँ पर x2 प्लस 0x3 था ना, इज इक्वल टू 0 आना था। ये देखें ना, ये देखें, ये तो चलो हो गया ना ख़त्म, ये तो x1 वाला ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो हमारे पास 1x2 प्लस 0x3 था, तो x2 की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, 0x3 आ रही है, इसलिए हमने वहाँ पर 0x3 को रखा है। ठीक हो गया, 0x3, और x3 को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, x3 किया हुआ है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने क्या किया, हमारे पास x3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है, हमने कॉमन ले लिया x3, तो हमारे पास 4/3 0 और 1 आ गया, x3 इज इक्वल टू v। हम इसको वेक्टर v कंसिडर कर लेते हैं, वेयर v इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। दिस शो दैट एवरी सोल्यूशन ax इज इक्वल टू 0 इन दिस केस इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v। v हमारे पास कोई एक स्केलर मल्टीपल है, ये हमारे पास कुछ स्केलर मल्टीपल वेक्टर है, जिसके साथ हमने x3 को मतलब x3 वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमने एक वेक्टर को बनाया हुआ है। आगे आगे हमारे पास ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन सी है, सिंपल सी है कि अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x कैन हैव सेम 0 एंट्रीज एज लॉन्ग एज नॉट ऑल द एंट्रीज इट्स एंट्रीज आर 0। मतलब कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में सारी एंट्रीज 0 नहीं होती हैं, कोई ना कोई वैल्यूज भी देती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, या हमें उसने एक सिस्टम दिया हुआ है, कहता है इसको सॉल्व करो। आपने क्या किया जी, सिस्टम को उठाया, सॉल्यूशन में लेकर आए, दोनों तरफ आपने
10 के साथ डिवाइड कर दिया। अब x1 की वैल्यू आपके पास निकल आई ये सारी, ठीक हो गया। हमें वेक्टर का जनरल फॉर्म जो है वो हमें पता है कि जी x इज इक्वल टू क्या होती है, x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है ना। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। हमारे पास जितनी वैल्यूज़ थी x1 x2 x3 तक फ्री वेरिएबल है, तो हमने x1 x2 x3 तक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3/10 को, तो हमारे पास 0.3 x2 आ गया और इसी तरह 0.2 x3 आ गया, ठीक हो गया। हाँ, और x2 और x3 हमारे पास एज इट इज आ गए, क्योंकि x2 और x3 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बन रही है, ये हमारे पास एज ए फ्री वेरिएबल है। ज़रा इसको देख लेंगे कैसे फ्री वेरिएबल है, मैं आपको समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन है ना, ये तो हमारे पास इक्वेशन बनी है R1 की, ठीक है। तो R2 हमारे पास वो कहाँ पे गई, वो ऑब्वियसली सारी ज़ीरो होगी, 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह R3 जो है वो भी हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी ये देखें ज़रा, पिछली एग्जांपल में मैंने आपको इक्वेशंस बना के दी। इस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए हैं, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें उसने हमें ये वाली फॉर्म दे दी है, ये वाली सारी फॉर्म दे दी हुई है। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म ये हमें उसने गिवन दे दी है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। ये देखें, ये हमें उसने गिवन दे दी है, लेकिन बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने खुद से अंडरस्टैंड की हुई है, ठीक हो गया। ओके, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास हम क्या करते हैं, एक दफ़ा x2 वालों के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा x3 वालों के साथ लिख लेते हैं। जहाँ पर x2 है वहाँ पर x2 वालों के साथ, और जब x3 की बात आएगी तो x3 लिख लेंगे और x2 को हम 0 कर दें। ये देखें ना, इसको 0 भी कर देना तो कोई इशू तो नहीं है ना, ठीक है ना। यही बात हो रही है ना, इनको अलहदा कर लो, इनको अलहदा कर लो और इनको अलहदा कर लो, ठीक हो गया। यहाँ पर यही किया हमने। ओके, यहाँ पे x2 और x3 हमने कॉमन ले लिया, और ये जो हमारे पास वेक्टर निकले हैं 0.31 और 0, 0.21 और 0 और 1, इनको हमने u और v का नाम दे दिया है। ओके, अब आगे हमें वो कहता है दिस शो दैट एवरी सोल्यूशन ऑफ वन, मतलब जो अभी हमने पीछे इक्वेशन 1 की है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर u v शो दैट इन 2 दैट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ स्पैन u v। अब आप कह रहे होगे कि जी ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया। भाई हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस अप टू CN VN, ये पढ़ा हुआ था ना हमने। तो C1 की जगह पर हम X1 कर देते हैं, C2 की जगह X2 कर देते हैं और CN की जगह XN कर देते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो बनेगा ना। यहाँ पर V1 की जगह हम U कर देते हैं और V2 की जगह हम V कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। आगे एग्जांपल आ जाते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम। अब हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सा सोल्यूशन है, इसकी एग्जांपल मैंने अभी पीछे करवाई हुई है आपको, आप उसको वॉच कर लें ताकि आपको समझ आ जाएगी। इसमें हमने इन इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, x को हमने x1 x2 और x3 कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास 0 0 और 0 आ गई, इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, ठीक हो गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस अप्लाई किए। जब हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस अप्लाई किए तो हमने इसको क्यों रॉ ऑपरेशन अप्लाई किया, हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना था, ठीक है। अब हम जब इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर आ गए हैं, वहाँ पर लाने के बाद अब हमने क्या किया हमने इस फॉर्म से, ये जो हमारे पास एचेलॉन फॉर्म निकली हुई है, इससे हमने इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस बनाई तो हमें पता लगा कि हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है, मतलब x1 हमारे पास रहेगा,
x2 की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई x2 होगा तो ये इक्वल टू 0 ही होता है ना। इसी तरह -5x3 इज इक्वल टू 0। इधर आ जाएं, यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास x2 और ये 2x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम x3 की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास x3 जो है वो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल होगा। जब हमारे पास x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है तो हम कंसिडर कर लेते हैं x3 इज इक्वल टू x3 के। ठीक हो गया। अब हमने इससे इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनानी है? हमने x3 को इक्वल 0 के इक्वल नहीं किया। अगर हम इस x3 को 0 के इक्वल कर देंगे ना तो ये तो फिर सारी 0 ही हो जाएंगी ना, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। आप x3 को इक्वल टू s कर सकते हो, t कर सकते हो, a कर सकते हो, b कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको x3 के इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, जब आपने इसको x3 के इक्वल किया तो अब हमारे पास x1 इज इक्वल टू 5x3 और x2 इज इक्वल टू 2x3 आ गया, वेयर x3 इज अ फ्री वेरिएबल। हमने इससे इसके फॉर्म ये वाला मैट्रिक्स बना लिया, इसकी पैरामेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं, वो बना लिया हमने। ठीक हो गया। मैट्रिक्स बनाने के बाद x3 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास एक वेक्टर निकल आया, इसको हम v का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। आगे आ जाता है पैरामेट्रिक वेक्टर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन। आपने इसमें से सिंपल से फॉर्मूलाज हैं कुछ, वो आपने याद करने हैं। x इज इक्वल टू एस यू प्लस टी वी, एस टी इन आर इज कॉल्ड पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है, ये वाली ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है। सिमिलरली द इक्वेशन x इज इक्वल टू x3v वेयर x3 विद x3 फ्री वेरिएबल और x इज इक्वल टू tv। वही बात ना जो मैंने पीछे कही है कि आप x3 को इक्वल टू 0 नहीं कह सकते। आप x3 को a कह लो, b कह लो, c कह लो, t कह लो, s कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जी सिमिलरली द इक्वेशन x इज इक्वल टू x3v विद x3 इज फ्री वेरिएबल और x इज इक्वल टू tv, ये t की जगह पर वो आपको av भी दे सकता है। ठीक है ना। x इज इक्वल टू av और फिर कह देता है कि जी a इन r। ठीक है। इज अ पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये ऊपर वाली ये वाली जो है ये प्लेन की है, प्लेन की है, और ये वाली लाइन की है। ये आपने याद रखना है, लाइन। ठीक है। ओके। आगे आ जाता है जी हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इससे इसका भी हमने फाइंड आउट करना है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसके ऊपर हमने रॉ ऑपरेशंस करके हम इसको ले आए अपना रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। वहाँ से हमने इसकी इक्वेशंस बना ली x1 की, और ये हमारे पास x3 है, x2 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया है, और x3 हमारे पास एज ए फ्री वेरिएबल है। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास x1 इज इक्वल टू आ गया -1, ये -1, और उसके बाद ये माइनस का 4/3x दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, और इस तरह x2 हमारे पास ये आ गया और x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल। एज अ वेक्टर द जनरल सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b हैज द फॉर्म। हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, ax x इज इक्वल टू b, और x हमारे पास क्या आ रहा है, x1 x2 x3। x1 की जगह पर हमने x1 की वैल्यू लिखी, x2 की जगह x2 की, और x3 की जगह x3 की। ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये वाली चीज़ ये हमने पीछे की हुई है, मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है ना। और फिर हमने उसको p और v का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है p वाली, इसके साथ कोई भी हमारे पास कोई वेट्स नहीं है, मतलब c1 c2 नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास x3 आ जाता है। तो द इक्वेशन x इज इक्वल टू p प्लस 3x3v आर राइटिंग t एज अ जनरल पैरामीटर x इज इक्वल टू p प्लस tv t इन r। और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन बनी है, ये हमारे पास जो उसने मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये हमें पूछा था कि जी
प्लेन है या लाइन का मैट्रिक्स है। तो हमने उसको बता दिया कि जी ये हमारा मैट्रिक्स जो आपने हमें दिया हुआ था गिवन, ये हमारे पास प्लेन में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनती है। ओके, आगे हमारे पास कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट का ये आप खुद पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आगे ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप थोड़ा सा देख लें कि स्टेप फॉर राइटिंग सॉल्यूशन सेट इन अ पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। पहला काम क्या करते हैं कि हम रॉ रिड्यूस करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। मतलब हमारे पास जो रॉ रिड्यूस होता है ना, हम उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हैं बिल्कुल एंड पे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस ईच बेसिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ एनी फ्री वेरिएबल। मतलब हमारे पास जो रॉ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं फिर। ठीक है, और फ्री वेरिएबल तलाश करते हैं। फ्री वेरिएबल तलाश करने के बाद राइट अ टिपिकल सॉल्यूशन एक्स एज अ वेक्टर हुज एंट्रीज डिपेंड्स ऑन द फ्री वेरिएबल इन इफ एनी। मतलब कि फिर हम क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। एक्स की वैल्यू जो हमारे पास होती है x1 x2 x3 निकाली थी ना अभी हमने, वो वाली निकालते हैं। फिर हम करते हैं डिकम्पोज x इनटू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। फिर हम क्या करते हैं कि हम वेक्टर ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं इनको हम डिकम्पोज कर लेते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये हमारे पास एक पैरामेट्रिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। ये तो है जी आज का आपका लेक्चर, काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।